हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 15 सितंबर 2020 और क्योंकि कल वीडियो नहीं आया था किसी कारण से, तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम 14 और 15 सितंबर दोनों ही दिन के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो का कुछ रिवीजन। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 105वें स्थान पर रहा। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया। गोल्डन टेम्पल को विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण मिला। आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम शुरू किया। हरदीप सिंह पुरी जी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 और स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21वीं शताब्दी में स्कूली शिक्षा पर आभासी सम्मेलन को संबोधित किया। संतोष गंगवार जी ने G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। गुजरात ने राज्य श्रेणी में स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में टॉप किया। पश्चिम बंगाल ने साबुत साथी परियोजना के लिए WSIS विजेता पुरस्कार 2020 जीता। ओडिशा सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा नाम की कल्याणकारी योजना शुरू की है और कवि रामचंद्र मौली को कालोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू एस्टोनिया। एस्टोनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में रवीश कुमार जी को एस्टोनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो रवीश कुमार जी हैं अभी फिनलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। तो ये फिनलैंड और एस्टोनिया दोनों ही देशों में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त रहेंगे। इसके अलावा जो CB जॉर्ज हैं इन्हें कुवैत में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। राहुल श्रीवास्तव जी को रोमानिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। और जो राज श्रीवास्तव को भी हाल ही में क्रोएशिया में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। तो एस्टोनेशिया की कैपिटल है तल्लिन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है यहाँ के कस्टी कलजुलैद और प्राइम मिनिस्टर हैं जूरी रतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट है साइंड MOU विथ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर प्रमोटिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। किस राज्य ने किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने वहाँ के फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन अप किया है। तो इस MOU के तहत जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है यानी कि NCDC वो उड़ीसा में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करेगी और वहाँ के जो भी फार्मर्स है उड़ीसा के तो उनको प्रॉपर गाइडेंस देगी और उनको ट्रेनिंग देगी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड कैसे जो भी चैलेंजेस है उनको वो ओवरकम कर सकते हैं वहाँ के फार्मर्स। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है फसलों का उत्पादन है उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन की जा सकती है। उसके अलावा जो प्राइस होता है तो अच्छी प्राइस रियलाइजेशन कराना यानी उचित दाम के बारे में बताना, उसके बारे में ट्रेनिंग देना। उसके अलावा क्रेडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना। उसके अलावा जो सीड होते हैं उनका प्रोडक्शन कैसे करना है, सीड का प्रोसेसिंग कैसे करना है। उसके अलावा जो भी फसल होती हैं और जो सीड होते हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है और उनकी मार्केटिंग कैसे करनी है। तो इन सब चीज़ों से जुड़े इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो भी उड़ीसा के फार्मर्स हैं उनको, और गाइडेंस भी दिया जाएगा NCDC के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मूडीज एस्टिमेशन व्हाट विल बी इंडियाज GDP ग्रोथ रेट इन फिजिकल ईयर 2020-21। मूडी के आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP विकास दर क्या होगी। तो हाल ही में जो मूडीज़ है उन्होंने एस्टिमेशन दिया है भारत के GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, और उनके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो भारत की GDP है फिजिकल ईयर 2020-21 में वो -11.5% की दर से उसका विकास होगा, यानी कि जो GDP है उसमें 11.5% की गिरावट आएगी। माइनस यहाँ पे दर्शाता है कि गिरावट। तो जो GDP है उसमें
11.5% की गिरावट आएगी। तो अभी हाल ही में अलग अलग एजेंसियों द्वारा भारत की जीडीपी की एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन दी गई है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि किस रेटिंग और किस एजेंसी ने क्या प्रेडिक्शन दी है अपनी। तो ये प्रेडिक्शन है भारत के जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में। तो सबसे पहले केयर रेटिंग ने एस्टिमेट किया है कि जो भारत की जीडीपी है वो -8 से लेके -8.2 की दर से घटेगी। ध्यान दीजिएगा, जो माइनस यहाँ पे है लगा हुआ है, माइनस दर्शाता है जीडीपी में गिरावट। ओके, क्रिसिल के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी में 9% की गिरावट आएगी। फिच रेटिंग के हिसाब से 10.5% की गिरावट आएगी। एसबीआई ने एस्टिमेट किया है कि 10.9% की गिरावट आएगी। उसके बाद मूडीज़ ने अभी हाल ही में एस्टिमेट दिया है कि 11.5% की गिरावट आएगी। उसके बाद इंडिया रेटिंग्स ने एस्टिमेट किया है कि 11.8% की गिरावट आएगी। उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले बताया था गोल्डमैन सैच्स ने लगाया है अनुमान कि 14.8% के दर से गिरेगी जीडीपी भारत की। और जो एनएसओ है यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत की जीडीपी इस वर्ष 23.9% की दर से गिरेगी। तो जो भी रेटिंग्स हैं अलग अलग, तो उनको याद करने का सही तरीका है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको पहले लिख लीजिए और उसके बाद एक तरफ से याद रखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सब अरेंज्ड है, -8 से लेके 23.9% तक। तो आप एक ऑर्डर में पहले सबको लिख लीजिए और उसके बाद याद रखिए, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 वाज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2020 मनाया गया। तो अभी हाल ही में 12 सितंबर को मनाया गया था वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 यानी कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2020। और इस साल की थीम रखी गई थी फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स। ओके, थीम इम्पॉर्टेंट होती है काफ़ी, हमेशा ही आपको बताता हूँ, थीम याद रखिएगा। इस साल की थीम थी फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ताकि लोग उसको अवेयरनेस फैलाया जा सके लोगों में कि जो फर्स्ट एड होता है यानी प्राथमिक जो चिकित्सा होती है कितनी ज़रूरी होती है इंजरीज़ के टाइम पे, और इससे काफ़ी सारी जानें भी बचाई जा सकती हैं अगर टाइम पे फर्स्ट एड मिल जाए तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। उसके बाद अभी 14 तारीख को मनाया गया है एक इम्पॉर्टेंट डे जो कि है हिंदी दिवस। ओके, यह इंडिया में मनाया जाता है हिंदी दिवस और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये दिन मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन यानी 14 सितंबर को 1949 में जो भारत की असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने हिंदी को जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है भारत का, और इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है आर्टिकल 343 के अंडर में। तो 1949 में 14 सितंबर को ये दर्जा दिया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। और जो सबसे पहला हिंदी डे मनाया गया था वो मनाया गया था 1953 में, यानी 14 सितंबर 1953। तो बात करें तो बहुत से लोग धोखे में रहते हैं कि हिंदी जो है वो इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है। ओके, तो एक बात जान लीजिए कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ओके, इंडिया की हिंदी और इंग्लिश जो है ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ की जाती है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसके अलावा भारत में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं सितंबर में जो भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं अभी तक। सबसे पहले 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया नेशनल न्यूट्रिशन वीक। उसके बाद 2 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड कोकोनट डे, जिसकी थीम रखी गई थी इस साल इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। उसके बाद 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। उसके बाद 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। उसके बाद 8 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और इसकी थीम रखी गई थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। उसके बाद 9 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, और उसके साथ ही हिमालयन डे, और जो हिमालयन डे है उसकी इस साल की थीम थी हिमालयाज एंड नेचर। उसके बाद 10 सितंबर को मनाया गया था वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जिसके लिए इस साल की थीम थी वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। और 12 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट एड डे होता है ये सितंबर के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। ओके, तो इस साल जो सेकंड सैटरडे है ये था 12 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया, और इस साल की थीम रखी गई फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स। और उसके बाद 14 सितंबर को ही मनाया गया अब हिंदी दिवस। ओके,
तो जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं इन्हें भी आप कोशिश करिए कि एक तरफ से सीरियल वाइज याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरीज लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ अनाउंस्ड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज स्कीम? किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना की घोषणा की है? तभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज स्कीम की घोषणा की है वहाँ के जो भी जम्मू और कश्मीर के रेसिडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ठीक उसी तरह है जिस तरह भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई थी, और जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी ने ये यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है। और ये इंश्योरेंस हेल्थ स्कीम सिर्फ जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए है। तो जो भी जम्मू और कश्मीर के रेसिडेंट्स हैं यानी वहाँ के लोग हैं, तो जो इस स्कीम के अंडर में रजिस्टर होते हैं, तो ये स्कीम उनके जो हेल्थ के खर्चे हैं उनको कवर करेगी। यानी इस पैकेज में जो भी लाइफ कंज्यूमिंग डिसीज़ेज़ हैं जैसे कि कैंसर या किडनी फेलियर और कोविड-19 को भी ऐड कर दिया गया है, तो इनसे जो भी खर्चा आएगा इन बीमारियों की दवाइयों का, तो ये इस स्कीम के तहत जो जम्मू और कश्मीर सरकार है ये आर्थिक मदद देगी ऐसे लोगों को। तो इसमें जो खर्च कवर किए गए हैं वो है हाई एंड हॉस्पिटलाइजेशन, यानी अच्छी क्वालिटी का हॉस्पिटल में अगर कोई भर्ती होता है तो उसका खर्चा, उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन यानी भर्ती होने के 3 दिन पहले के जो भी खर्चे होंगे, जो भी दवाइयाँ होंगी, जो भी टेस्ट होंगे तो उनके खर्चे, उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन के 15 दिन बाद तक जो घर में कुछ भी अगर इलाज होता है हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, जो भी दवाइयाँ हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन के 15 दिनों के बाद का जो भी खर्चा है वो भी सरकार ही उठाएगी। इसके अलावा और भी बड़े बड़े एक्सपेंसेस लाइक जैसे जो टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक होती है, तो उन सब का खर्चा भी सरकार ही उठाएगी। तो जम्मू और कश्मीर की बात करें तो इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं मनोज सिन्हा, और ये नाम इम्पॉर्टेंट है, अभी ही नियुक्ति हाल ही में। इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू और कश्मीर के, वो थे GC मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और इनका हाल ही में भारत के CAG के तौर पे नियुक्ति हुआ है, और ये भारत के 14वें यानी 14th CAG बने हैं। और कैपिटल की बात करें जम्मू और कश्मीर की तो विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 21 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होने वाला है? तो बेंगलुरु में फरवरी 2021 में, फरवरी 2021 में जो एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण होने वाला है वो ऑर्गेनाइज़ करा जाएगा बेंगलुरु में। जो एरो इंडिया 21 है ये एक तरह का एयर शो है और एविएशन एग्जीबिशन है, और ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और एविएशन एग्जीबिशन है जो कि 1996 से लगातार होता आ रहा है, और 2021 में 3 से लेकर 7 फरवरी तक इसे ऑर्गेनाइज़ करा जाएगा, जो कर्नाटका है, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में। और जो बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन है येलाहांका में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करा जाएगा 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 21। और इसके लिए जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है एरो इंडिया 2021 के लिए, और वो वेबसाइट है aeroindia.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द US ओपन 2020 इन मेंस सिंगल कैटेगरी? पुरुषों के एकल श्रेणी में US ओपन 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो US ओपन है, साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम, वो संपन्न हुआ है, और मेंस कैटेगरी में जीता है सिंगल्स में डोमिनिक थीम ने। डोमिनिक थीम ने जीता है 2020 का US ओपन मेंस सिंगल कैटेगरी में, और इन्होंने हराया फाइनल में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को। तो इस साल ये US ओपन का 140वां संस्करण था, और हर साल वैसे तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जो कि हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, और उसके बाद विंबलडन, और लास्ट में US ओपन। लेकिन इस साल कोविड-19 के चलते ऑस्ट्रेलियन ओपन तो हुआ, लेकिन उसके बाद फ्रेंच ओपन और विंबलडन हो नहीं पाया, इसलिए दूसरा ग्रैंड स्लैम बना इस साल का US ओपन।
तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये होता है जनवरी में। फ्रेंच ओपन होता है मई और जून के बीच में और इसे रोलंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। उसका जो विंबलडन होता है वो होता है जून और जुलाई में। और यूएस ओपन होता है अगस्त और सितंबर के बीच में। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन होता है ये हार्ड कोर्ट्स में खेले जाते हैं। जो फ्रेंच ओपन है ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है और जो विंबलडन है वो ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। तो इसके पहले जो हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन इस साल जनवरी में, तो वहाँ पे मेंस की सिंगल कैटेगरी में जीता था नोवाक जोकोविक ने और फीमेल यानी वुमेंस की सिंगल कैटेगरी में जीता था सोफिया केनिन ने। और अब हुआ है यूएस ओपन 2020 का, तो एक बार देख लेते हैं जितने भी विनर्स थे इम्पोर्टेंट वाले। तो सबसे पहले मेंस की सिंगल कैटेगरी में जीता है ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थेम ने। उसके बाद मेंस डबल्स में जीता है क्रोएशिया के मेट पेविक और ब्राज़ील के ब्रूनो सोर्स ने। उसके बाद वुमेंस की सिंगल कैटेगरी में जापान की नाओमी ओसाका ने जीता और वुमेंस की डबल्स कैटेगरी में जर्मनी की लॉरा सीजमुंड ने और रसिया की वेरा वोनरेवा ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 संपन्न हुई है और फिर से जीत लिया इसे लुइस हैमिल्टन ने, जो वर्ल्ड चैम्पियन है फ़िलहाल फार्मूला 1 की रेसिंग में। लुइस हैमिल्टन इन्होंने जीता है टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020। और दूसरे नंबर पे रहे वोल्टेरी बोटास, तीसरे पे रहे अलेक्जेंडर एल्बॉन और चौथे पे रहे डैनियल रिकियार्डो। तो फार्मूला 1 की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है तो अक्रॉस द ग्लोब यानी अलग अलग कंट्रीज़ के ट्रैक्स में रेसेस होती हैं और लास्ट में जिसके ज़्यादा पॉइंट होते हैं उसे वर्ल्ड चैम्पियन घोषित किया जाता है। तो जो बाहरन जीपी, वियतनामीज जीपी और चाइनीज़ जीपी है इस साल की वो हो नहीं पाई, पोस्टपोन हो गई कोविड के चलते। उसके बाद ऑस्ट्रियन जीपी जीता वोल्टेरी बोटास ने। उसके बाद हुई स्टीयरमार्क जीपी यानी स्टाइरियन जीपी, इसे जीता लुइस हैमिल्टन ने। हंगेरियन जीपी जीता लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद ब्रिटिश जीपी भी जीती लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी 70th एनिवर्सरी जीपी जिसे जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। उसके बाद स्पेनिश जीपी जीता लुइस हैमिल्टन ने और बेल्जियन जीपी भी जीता लुइस हैमिल्टन ने। और अभी कुछ ही दिनों पहले इटालियन जीपी हुई थी, इसे जीता था पिएरे गैसली ने। और अब हुई है टस्कन जीपी जिसे जीता है लुइस हैमिल्टन ने। तो इस साल की वर्ल्ड चैम्पियनशिप यानी 2000 की जो फार्मूला 1 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसमें लीड कर रहे हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी। किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने अपनी पहली हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी यानी कि विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है। तो इस नीति के तहत जो भी गुजरात में पुरानी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, फोर्ट्स, किले हैं या बिल्डिंग्स हैं, तो उनके अंदर होटल, म्यूज़ियम, बैंक्वेट हॉल और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। और इसके लिए एलिजिबल हैं जो भी मतलब स्ट्रक्चर हैं जो 1 जनवरी 1950 के पहले के बने हुए हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो भी बिल्डिंग हैं या किले हैं या कोई भी हिस्टोरिक प्लेस है तो वहाँ पे होटल, म्यूज़ियम और बैंक्वेट हॉल खोला जाएगा और इससे जो टूरिज़्म है उसको अपनी तरफ आकर्षित किया जाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट जो है 20% की सब्सिडी भी प्रोवाइड कराएगी। यानी अगर कोई हिस्टोरिक प्लेस पे अगर होटल खुल रहा है तो गवर्नमेंट वहाँ पे अगर 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट 20% का सब्सिडी देगी अप टू 5 करोड़। और अगर 25 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट जो सब्सिडी देगी मैक्सिमम वो है 10 करोड़ की। ठीक उसी तरह अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेस है वहाँ पे अगर म्यूज़ियम, बैंक्वेट हॉल या रेस्टोरेंट खोला जा रहा है या अगर वहाँ पे पहले से ही रेस्टोरेंट या बैंक्वेट हॉल या म्यूज़ियम है और उसको रिनोवेट करना है तो उसके लिए 45 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा। तो गुजरात की बात करें तो कैपिटल है गुजरात की गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम टू कवर 1.41 करोड़ बेनिफिशियरीज अक्रॉस द स्टेट। किस राज्य सरकार ने राज्य भर में 1.41 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू की है? तभी हाल ही में पंजाब सरकार ने पंजाब स्टेट के 1.41 करोड़ बेनिफिशियरीज यानी लाभार्थी लोगों के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम। तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA, जिसके तहत जो भी गरीब लोग हैं तो उनको खाना मिलने की गारंटी दी जा रही है
कि कम रेट में उनको खाना प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसी तरह से जो पंजाब की गवर्नमेंट है उन्होंने अपने लिए एक अलग से स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम लॉन्च की है और इससे बेनिफिट होगा लगभग 1.41 करोड़ बेनिफिशरीज़ का, जो भी पूरे पंजाब में हैं उनको। और ये एक स्टेट फंडेड स्कीम है, यानी ये स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है और इसमें फ़ंड भी स्टेट ही लगाएगा। और इन 1.41 करोड़ बेनिफिशरीज़ में 9 लाख लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें NFSA के अंदर कवर नहीं किया गया है। और पंजाब सरकार के अकॉर्डिंग इस महीने के अंत तक लगभग 37.5 लाख कार्ड बांट दिए जाएंगे जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं उनको। तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस्ड द 74th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हाई लेवल फोरम ऑन कल्चर ऑफ पीस। शांति की संस्कृति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा उच्च स्तरीय फोरम के 74वें सत्र को किसने संबोधित किया है? तभी हाल ही में जो 74th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उन्होंने एक हाई लेवल फोरम ऑर्गेनाइज कराया था कल्चर ऑफ पीस के ऊपर वर्चुअली, और वहाँ पे एड्रेस दिया है यानी संबोधित किया है उसे जो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस ने। और इस हाई लेवल फोरम के लिए एक थीम भी रखी गई थी, थीम थी द कल्चर ऑफ पीस चेंज आवर वर्ल्ड फॉर द बेटर इन द एज ऑफ कोविड-19। ओके, फिर से देख लीजिए, द कल्चर ऑफ पीस चेंज आवर वर्ल्ड फॉर द बेटर इन द एज ऑफ कोविड-19। तो थीम जरूर याद रखिएगा। तो जो 74th सेशन है जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो उसके अभी प्रेसिडेंट है तिजानी मोहम्मद बंदे, और इन्होंने ही ये फोरम ऑर्गेनाइज़ कराया था और इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज़ कराया गया कोविड-19 के पेंडेमिक के चलते। और इस इवेंट को एड्रेस किया यानी संबोधित किया जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस ने। और इस फोरम के अलावा वहाँ पे एक साइड इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ कराया गया था जिसका नाम था एजुकेशन कोविड-19 एंड द कल्चर ऑफ पीस। ओके, ये साइड इवेंट का टाइटल था एजुकेशन कोविड-19 एंड द कल्चर ऑफ पीस। तो ये मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है, रिलायंस इंडस्ट्रीज बिकम्स द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट $200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। रिलायंस इंडस्ट्री 200 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। सी पार्थ सारथी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ तेलंगाना। सी पार्थ सारथी को तेलंगाना का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। HCL will launch Next.ai lab in partnership with NVIDIA to upskill engineers and architects using artificial intelligence। तो जो HCL है उन्होंने NVIDIA के साथ पार्टनरशिप में एक लैब लॉन्च करने का फैसला लिया है। लैब का नाम है Next.ai और इस लैब का यूज़ किया जाएगा जो भी इंजीनियर हैं और आर्किटेक्ट्स हैं उनको स्किल प्रोवाइड कराने के लिए और उनको ट्रेनिंग देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। और इसके लिए जो NVIDIA है तो इस लैब में जो भी सिस्टम्स होंगे उनमें वो अपने प्रोसेसर्स इंस्टॉल करेगी। और लास्ट है, जेन फ्रेजर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल CEO ऑफ सिटी ग्रुप। तो जो सिटी ग्रुप है वहाँ की अभी पहली महिला CEO के तौर पे जेन फ्रेजर को नियुक्त किया गया है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था, विच सिटी हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी। किस शहर को द्वितीय विश्व युद्ध के पहले विरासत शहर के रूप में नामित किया गया है? तभी हाल ही में जो USA है, USA की एक सिटी है विल्मिंगटन। ओके, तो जो USA के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, ओके, डोनाल्ड ट्रंप ने जो विल्मिंगटन शहर है उसको द्वितीय विश्व युद्ध के पहले विरासत के शहर में नामित किया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।